हेलो स्टूडेंट्स। वेक्टर पर पढ़ रहे थे अपन क्लास 11। आज दूसरी क्लास है वेक्टर की। मैंने आपको अभी तक क्या क्या बता दिया वेक्टर में। फिजिकल क्वांटिटीज बताई। मैंने आपको बताया था कि वो सारी क्वांटिटीज जिसको अपन मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। फिर मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात करते हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ठीक, इन दोनों के अलावा एक और क्वांटिटी अपन पढ़ते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन वो स्केलर की तरह बिहेव करता है या स्केलर की तरह हम उसको लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, टेंसर क्वांटिटी कहलाता है। जिसका एग्जांपल हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक करंट देखा था। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहे थे, उसमें हमने पैरेलल वेक्टर पढ़ लिया था, इक्वल वेक्टर पढ़ लिया था, नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर्स पढ़ लिया था। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर बता दिया था। आज उससे आगे मैं बात करूंगा। मैं बात करता हूं सबसे पहले पोजीशन वेक्टर की। ठीक है, तो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको देखने से पहले हम ये समझेंगे कि पोजीशन वेक्टर पढ़ने की क्या आवश्यकता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। सपोज करिए कि आप समझ रहे हो, ये तो जानते हो आप, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस होता है। थ्री डायमेंशन अपन लेते हैं। सपोज करो कि स्पेस में कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है स्पेस में। इस पॉइंट की पोजीशन हमें बतानी है। ठीक, इस पॉइंट की मुझे पोजीशन बतानी है। तो आप जब मैथ्स पढ़ते हैं, जो कि 10th क्लास में आपने पढ़ा है, तो मैथ्स में इसको अपन पॉइंट से डिनोट करते हैं, कोऑर्डिनेट से। पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो फिजिक्स में अगर मैं इसको वेक्टर की तरीके से बताऊं कि इस पॉइंट की क्या पोजीशन है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देंगे। आप जानते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस यहाँ पर कट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। जब हम इस पॉइंट को कहां मिला देंगे, ओरिजिन से मिला देंगे, तो आप समझ गए कि इस पॉइंट को जब ओरिजिन से मिला देंगे तो उसकी कुछ लेंथ हो जाएगी। और जब आप ओरिजिन से खड़े होकर इस पॉइंट की तरफ देखेंगे तो ये डायरेक्शन भी हो गई। तो वो जो वेक्टर कहलाता है वही क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो अगर कोई मेरे से एक लाइन में पूछे कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, तो हम बोलेंगे किसी पॉइंट की पोजीशन को डिनोट करने के लिए, किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए जो वेक्टर होता है उसको अपन बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब आप यहां देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, पोजीशन वेक्टर, द वेक्टर व्हिच गिव्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल with respect to origin at given instant of time is called position vector। यहाँ पर given instant of time इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर मान लीजिए कि टाइम बदल जाएगा और सपोज करो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन बदल जाएगी, तो इस टाइम में कुछ और पोजीशन वेक्टर होगा और कुछ देर के बाद उसकी पोजीशन वेक्टर कुछ और हो जाएगी। तो हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि मान लो कि कोई पॉइंट पी है, कोई पार्टिकल है ना, इस पॉइंट पी पर है। अब हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो हमने क्या बताया आपको कि पी पॉइंट को आपको कहां से मिलाना है, ओरिजिन से मिलाना है। तो आप देखिए, ये वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक लाइन जिसकी डायरेक्शन हो। लाइन होगी तो उसकी लेंथ भी होगी, और ये आपको दिख रहा है कि डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओपी वेक्टर है, ये दिख रहा है आपको, ओपी वेक्टर, यही क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अगर कोई हमसे पूछे कि आप मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिख के बताओ, तो आप क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर। इसी तरीके से कोई आपसे पूछे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिख के बताओ, तो आप क्या लिखेंगे, ओ बी वेक्टर। ठीक है, अब एक चीज और याद रखेंगे, इसको स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते हैं। जैसे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओ ए तो लिखते हैं, साथ ही साथ अपन इसको स्मॉल ए लिख के उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो वो भी पोजीशन वेक्टर ही कहलाता है। याद रखेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर लिखना होता है उसमें आप जैसे ए का लिखना है तो ओ ए, बी का लिखना है तो ओ बी। अब इसको अपन या तो ओ ए लिखो या फिर ए वेक्टर लिख दो, इसको ओ बी लिखो या फिर स्मॉल में बी वेक्टर लिख दो। इसको या तो आप पोजीशन वेक्टर ऑफ पी लिखो, ओपी को, या फिर इसको आप स्मॉल पी लिख के इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, है ना। तो ये पोजीशन वेक्टर शो करता है। ठीक, तो कोई आपसे फिर से एक बार लास्ट टाइम बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, तो क्या बोलेंगे, किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमें दो चीजें बताता है कि उस पॉइंट की ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, और दूसरा ओरिजिन से वो किस ओर स्थित है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये था आपका पोजीशन वेक्टर। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी आप समझ गए होंगे। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जैसे मान लो पी का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो हम उसको ओपी लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर ए का लिखना है तो हम उसको ओए लिखेंगे, बी का लिखना है तो ओबी लिखेंगे। क्यों ओए ओबी, ओ मतलब ओरिजिन, ओ से उस पी पॉइंट को मिला देंगे तो ओपी, ओ से ए पॉइंट को मिला देंगे तो इस तरीके से अपन क्या समझते हैं, पोजीशन वेक्टर को समझते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। देखना बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था। यहां पर आपने पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब जैसे मान लो कि मैंने बोला कि अभी जस्ट जितना टाइम हुआ है, इस टाइम में इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, तो हम उस टाइम की निकाल रहे हैं, तो एग्जैक्टली उस टाइम में किसी एक ही पॉइंट पर रहा होगा, तो उस टाइम में अपन निकालते हैं पोजीशन वेक्टर। लेकिन जब अपन टाइम इंटरवल की बात करेंगे, सपोज करो कोई मूविंग पार्टिकल है, सपोज करिए कि कोई मूविंग पार्टिकल, सपोज करो कि एक ये पार्टिकल है जो कि कुछ टाइम के बाद यहां से यहां आ जाता है, तो आप इस बार इंस्टेंट ऑफ टाइम नहीं बोल सकते, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इसलिए नहीं बोल सकते
क्योंकि ये तो टाइम चेंज होने के कारण इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो इस बार इंटरवल ऑफ टाइम में जितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब जितना उसकी पोजीशन चेंज हुई है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर the vector which gives the displacement of moving particle in given interval of time। यहां पर ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, given interval of time, है ना। मान लीजिए कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या था, ओपी था, है ना। पहले कितना था पोजीशन वेक्टर, ओपी था, और कुछ देर के बाद ये पी पॉइंट से कहां आ गया, पार्टिकल पी डैश पॉइंट पे आ गया। तो अब इसकी पोजीशन वेक्टर पहले ओपी था, अब क्या हो गई, ओपी डैश हो गई, है ना। तो पहले से पोजीशन और लास्ट की पोजीशन जो इनके बीच की डिस्टेंस है, इसी को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी अपन मोशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें भी अपन सीखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वहां पर भी अपन डिफाइन करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अपन आपने 9th क्लास में इसको देखा भी होगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे मोशन चैप्टर में, ठीक है। तो ये जो पी डैश वेक्टर है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक। ये क्या बताता है, जैसे कि मैंने आपको पोजीशन वेक्टर में क्या बताया कि पोजीशन वेक्टर क्या बताता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन क्या है। उसी प्रकार से ये पीपी डैश मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये क्या बताता है हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में हुआ। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। एक बात याद रखेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं कि दो पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और यह कभी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं, है ना, ये तो आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा और मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊं जो कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, अभी 11th में फिर से वापस पढ़ेंगे आप, है ना। थोड़ा सा उसका मैं बता देता हूं आपको। सपोज करिए कि ये ए पॉइंट है ना, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये सपोज करो कि बी पॉइंट है। हमने ए से बी तक जाने के ये रास्ता चुना, ठीक, ऐसे गए या फिर ऐसे गए। सपोज करो कि जब हम ऐसे गए, है ना, ऐसे चलते 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 ऐसे गए, तो मान लेते हैं कि हमें 10 मीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ा। हम ऐसे 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 करके गए तो हमको 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। लेकिन आप मुझे बताइए ये पहुंचा तो यहां से यहां ना, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी ए, इसकी फाइनल पोजीशन क्या थी बी। तो आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, पहुंच कहां रहो, ए से और बी तक। तो ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, शॉर्टेस्ट दूरी होगी, जब से मिनिमम लेंथ होगी, वो ये वाली होगी। आप समझ गए होंगे। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होती है ना, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, है ना। किस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, है ना। यह पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है ना। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये भी लिख सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या फिर डिस्टेंस बिटवीन, ये भी लिख सकते हैं इसको, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक। तो ये सारी चीजें अपन डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिख सकते हैं। ये अभी अपन पढ़ेंगे मोशन वाले चैप्टर में आगे। तो अभी तो अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ रहे थे। याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अपन स्केलर और वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे थे, ये भी यहाँ पर जानना इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये आप समझ गए। अब अपन अगले टॉपिक पे आते हैं, है ना। टाइप में एक और टाइप में बता दो, वैसे तो और 2-3 और टाइप होते हैं, लेकिन अपन को उतने डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो सिर्फ एक और बताता हूं मैं आपको, जिसको अपन बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स ना, कोप्लेनर वेक्टर्स। देखो नाम से ही क्लियर है, एक ही प्लेन में, है ना। वे सभी वेक्टर्स जो सिंगल प्लेन में हो, जो सिंगल प्लेन में होते हैं, है ना, कोप्लेनर कहलाते हैं ना, कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। Those vectors which lie in the same plane is called coplanar vectors। जैसे सपोज करिए ये बोर्ड जो है एक प्लेन है, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ होगा। तो अगर आप बात करेंगे एक्स वाई प्लेन की, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये प्लेन क्या कहलाएगा, एक्स वाई प्लेन कहलाएगा।
इसके ऊपर आप जितने भी वेक्टर बना देंगे, सपोज करो कि x है, ये y है, तो ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, मतलब इस बोर्ड के ऊपर आप जितने भी वेक्टर बनाएंगे सब के सब एक ही प्लेन में होंगे, सब कुछ, चूंकि सब के सब एक ही प्लेन, एक ही बोर्ड पर है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। ये भी आप समझ में होंगे कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, कि वे सभी वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उसको अपन बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया आज की डेट में, मैंने आपको सबसे पहले बताया पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट की पोजीशन को बताता है पोजीशन वेक्टर। जब कोई पॉइंट एक पोजीशन से दूसरे पॉइंट पोजीशन पे जाता है, जब कोई पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। और तीसरा क्या बताया मैंने आपको, कोप्लेनर वेक्टर्स। इसमें आपको मैंने बताया कि वे सभी वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक। अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अपन काम की बात पे आते हैं। आपको अगर याद हो, है ना, अब यहाँ हो गया अपना ये टाइप वाइप हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन, तो थोड़ा आप समझने वाली बातों पे आते हैं, ठीक। अब मुझे बताओ कि मैंने आपको बताया था जब अपन ने डिफरेंस पढ़ा था स्केलर और वेक्टर के बीच में, आपको मैंने डिफरेंस बताया था, तो डिफरेंस में मैंने आपको ये बताया था कि दो स्केलर क्वांटिटी को आप जोड़ोगे या घटाओगे या मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो वो सिंपल अलजेब्रा से करते हैं, है ना। जैसे 2 + 2 4 होता है, 4 + 4 8 होता है, इस तरीके से सिंपल अलजेब्रा से करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर क्वांटिटी को जब आप ऐड करते हैं तो आता तो वेक्टर ही है ना। दो वेक्टर क्वांटिटी को आप ऐड करोगे तो आएगा तो वेक्टर ही, ठीक है। लेकिन ये जो अपन कैलकुलेशन करते हैं वो किससे करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा से करते हैं। याद रखना, इसको अपन किससे करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा से करते हैं। मतलब अगर मैं दो वेक्टर को एडिशन करूंगा तो वो एडिशन वेक्टर एडिशन कहलाएगा। तो अपन वही पढ़ते हैं यहाँ पर कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। अगला जो टॉपिक है वो रिजल्टेंट वेक्टर का है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। तो देखिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है ना, इसको समझते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को समझते हैं। सपोज करो मैंने आपको क्या बोला अभी कि दो वेक्टर को आप ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा। जैसे सपोज करो कि मुझे किसी ने 10 न्यूटन से इधर की ओर खींचा और 5 न्यूटन से इधर की ओर खींचा, ठीक। बहुत मतलब जनरल क्वेश्चन है, 10 न्यूटन से किसी ने मुझे इधर की ओर खींचा और 5 न्यूटन से किसी ने मुझे इधर की ओर खींचा, ठीक। तो आप मुझे बताओ कि ज्यादा किसी किधर खींच रहा है, इधर की ओर खींच रहा है, तो मैं किधर की ओर खींचूंगा, 10 न्यूटन की तरफ खींचूंगा। लेकिन कितने से खींचूंगा, 10 में से 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो एक ही पॉइंट पर दो फोर्स लग रहा है, एक ही पॉइंट पर दो फोर्स लग रहा है, एक 10 न्यूटन का और एक 5 न्यूटन का, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसी तरीके से मान लीजिए किसी ने 10 न्यूटन से मुझे इधर खींचा और 5 न्यूटन से भी इधर ही खींचा, तो मैं इधर ही जाऊंगा। कितने न्यूटन से जाऊंगा, 15 न्यूटन से जाऊंगा। तो देखो 10 और 5 मेरे ऊपर दो वेक्टर काम कर रहे थे, एक 10 न्यूटन और एक 5 न्यूटन, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे थे। तो जब आपने एक ही डायरेक्शन में निकाला तो वो क्या जुड़ गया, जब आपने अपोजिट डायरेक्शन में निकाला तो माइनस कर दिया। अच्छा अगर मान लीजिए कि ना तो सेम डायरेक्शन में हो और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर मान लीजिए किसी एंगल पे मान लो 10 न्यूटन से किसी ने इधर खींचा और 5 न्यूटन से इधर खींचा, तो मैं किधर की ओर जाऊंगा। तो देखो ये सब एडिशन कहलाते हैं, ये क्या कहलाएंगे, एडिशन कहलाएंगे। और इसका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा उसको अपन रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। मतलब रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मेरे ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, तो अब ये तो क्लियर हो गया ना आपके दिमाग में कि अगर 10 न्यूटन से इधर खींचेगा, 5 न्यूटन से इधर खींचेगा, तो मैं तो ना तो इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा, किधर जाऊंगा, किसी दूसरे डायरेक्शन में जाऊंगा। तो वही जो दूसरा वेक्टर जो उन दोनों का जो सम आएगा ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो याद रखेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे, दो ही वेक्टर नहीं, अगर किसी पॉइंट पर दो या दो से अधिक वेक्टर काम करते हैं तो उन सबके कारण जो उसका इफेक्ट होता है, जो नया वेक्टर हमें प्राप्त होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। सपोज करिए कि ये ए वेक्टर है ना, ये मान लीजिए कि बी वेक्टर है ना, ये सी वेक्टर है। तो इसके कारण किसी न किसी डायरेक्शन में, और एक और मान लेते हैं, ये मान लीजिए डी वेक्टर है, इसके कारण किसी न किसी एक डायरेक्शन में, है ना, लगेगा एक डायरेक्शन में, या तो इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, रिजल्टेंट का मतलब क्या, ए का प्रभाव, बी का प्रभाव, सी का प्रभाव और डी का प्रभाव, है ना, सबका जो सम होगा वो अकेला रिजल्टेंट देगा। इसको अपन बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो एक तरीके से याद रखेंगे कि जब दो वेक्टर को एडिशन किया जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जो वेक्टर प्राप्त होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। ये था आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक थे। इससे पहले जो भी अपन ने पढ़े टाइप्स वाइप्स, ये सब आसान आसान टॉपिक थे। टाइप्स तो याद रह जाता है, याद ही हो जाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और टॉपिक है अपना
एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। दो वेक्टर को एडिशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, है ना, केस 1 में बता रहा हूं आपको, केस 1 में बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले अगर मुझे एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ना हो तो केस 1 में व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन सेम डायरेक्शन, व्हेन टू वेक्टर एक्ट इन सेम डायरेक्शन। अगर मान लीजिए कि दो वेक्टर है और दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो, तो भाई सिंपल सी बात है, अभी अभी आपने बताया कि अगर 10 न्यूटन से मुझे कोई इधर खींच रहा है और 5 न्यूटन से इधर ही खींच रहा है, तो मैं किधर क्यों खींचूंगा, इधर क्यों नहीं खींचूंगा, थोड़ा वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, 10 और प्लस 5 15 न्यूटन से खींचूंगा। तो सिंपल सी बात है, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो वो डायरेक्टली दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ए वेक्टर है ना, ये मान लेते हैं कोई ए वेक्टर है और प्लस ये मान लेते हैं कि बी वेक्टर है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वेक्टर और प्लस ये, है ना, इतना और इतना जोड़ देंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, है ना, इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। इन दोनों को डायरेक्टली मैंने जोड़ दिया, तो ये जो वेक्टर आया ये क्या आया, ए प्लस बी वेक्टर आया, है ना। तो ये कब की बात थी, जब आपने एक ही डायरेक्शन में लिया। केस 2 की बात करते हैं, केस 2 व्हेन टू वेक्टर्स act in opposite direction, when two vectors act in opposite direction, ठीक है। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, है ना। केस 2 में अपन ने बात की when two vectors acts in opposite direction। सपोज कर लीजिए ये ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर की ओर है, ठीक, और प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन देखो अपोजिट डायरेक्शन में, आप देख रहे हैं बी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। तो आप मुझे बताएं कि कोई मुझे 10 न्यूटन से इधर खींच रहा था और 5 न्यूटन से इधर खींच रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है जो बड़ा वेक्टर होगा हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे, और कितने से जाएंगे, दोनों को माइनस कर देंगे उतने से जाएंगे। मतलब अगर इतने में से इतना माइनस कर देंगे तो इतना बचेगा, तो वही हमने क्या किया कि देखो इस पूरे वेक्टर में से ये वेक्टर माइनस कर दिया तो इसकी लंबाई के बराबर यहां से कट जाएगा और इतना बड़ा वेक्टर बचेगा। और ये क्यों बचेगा और किस डायरेक्शन में बचेगा, इसी डायरेक्शन में, चूंकि बड़ा वेक्टर ये है तो ये क्या कहलाएगा, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, है ना, ये भी ए प्लस बी ही कहलाया, है ना। आपने किया है माइनस, अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पर, ये भी एडिशन में वेक्टर ही है, ये भी एडिशन में वेक्टर ही है, आपने माइनस किया है, लेकिन माइनस क्यों किया है, चूंकि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन था, समझ रहे आप, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था इसीलिए आपने माइनस किया था, लेकिन इसको बोलेंगे प्लस ही, मैंने ए में बी वेक्टर जोड़ दिया तो इतना आ गया, चूंकि उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी इसलिए हमने दोनों को माइनस कर दिया, ठीक, लेकिन लिखेंगे उसको प्लस ही, ठीक। आप ये दोनों नोट कर लीजिए, है ना, when two vectors are in same direction and when two vectors are in opposite direction। तो देखो सेम डायरेक्शन में जब होगा तो जुड़ जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा जब माइनस हो जाएगा, लेकिन बोलेंगे इसको भी एडिशन ही, ठीक। अब जो केस 3 पढ़ते हैं, अब केस 3 की बात करते हैं। when two vectors have some angle between them, when two vectors have angle between them, जब दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल दिया हो, है ना, सपोज कर लेते हैं कि ये वेक्टर है ए और ये मान लीजिए वेक्टर है बी और इसके बीच में कुछ एंगल दिया हो, सपोज करो थीटा। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, तो याद रखना, ना तो इसको डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं, ना तो आप इसको डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, इसको अपन वेक्टर अलजेब्रा का यूज करके करते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए वी कैन ऐड दीज वेक्टर्स बाय सम लॉस, है ना। इन सारे वेक्टर को जो अपन ऐड करते हैं वो किसी नियम के द्वारा ऐड करते हैं, तो उसी नियम में अपन सबसे पहला जो करते हैं वो अपन पढ़ते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा पढ़ते हैं पैरेललोग्राम
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा पढ़ते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, मतलब देखो मैंने आपको क्या बताया, अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं या दो से अधिक वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर या उससे ज्यादा वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये वेक्टर पढ़ रहे हैं अपन, तो वेक्टर को वेक्टर अलजेब्रा से ही सॉल्व किया जाता है। तो वेक्टर अलजेब्रा में अगर सपोज करो कि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आपने डायरेक्टली ऐड कर दिया, अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया और डायरेक्शन बड़े वाले की ओर ले लिया। लेकिन थर्ड केस में आपने देखा कि अगर उन दोनों के बीच में कुछ एंगल आ जाए, जैसे कि सपोज करो कि 10 न्यूटन से मुझे कोई इधर खींच रहा है और 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो ये तो तय बात है कि ना तो वो 15, इसका आंसर 15 न्यूटन आएगा, ना ही 5 न्यूटन आएगा, ना तो उसको आप माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट, ना ही आप उसको प्लस कर सकते हैं। तो फिर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अपन ये लॉस पढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, तो इसको अपन पढ़ते हैं अगली क्लास में, मतलब जो अगला वीडियो आएगा अपना उसमें मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं आपको अगली क्लास में ये दोनों बताऊंगा, और ये उतना अच्छा नहीं, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी से रिलेटेड ये है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अपन मिलते हैं अगली क्लास में। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी ये फॉरवर्ड करिए और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, लाइक करने के लिए बोलिए, कमेंट करने के लिए। कोई डाउट आए तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।